साथियों नमस्कार। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, बेचैन हो रहा है और बेचैनी में तड़फड़ा रहा है। आप कहेंगे अभी हमने किया ही ऐसा क्या है कि पाकिस्तान इतना बेचैन हो उठे या परेशान हो जाए। ये ठीक है कि तैयारियां हो रही हैं पाकिस्तान को हर तरह से सबक सिखाने के लिए, और इसमें कोई शक नहीं कि सीमा पर पाकिस्तान की तरफ भी भारत हमला करेगा ही, ऐसा सोचकर वो भी अपने आप को तैयार करके बैठे हैं। उनके कम से कम 3 बड़े नेता मंत्री ये कह चुके हैं कि अटैक इज इमिनेंट, यानी उनकी नजर में अब भारत उनको जवाब देगा, ये अवश्यम भावी है। तो लौट कर आते हैं कि ऐसा हमने अभी किया क्या है कि पाकिस्तान इस कदर बिलबिला रहा है। आप कहेंगे कि ठीक है, थोड़ा स्मॉल आर्म्स फायर जिसे हम मानते हैं, स्मॉल आर्म्स फायर नियंत्रण रेखा पर चल रही है, उसकी शुरुआत भी पाकिस्तान ने ही की और स्मॉल आर्म्स फायर का जवाब दिया जा रहा है। लेकिन उस तरह से अगर देखा जाए युद्ध स्तर पे, तो भारत ने ऐसा क्या किया है? साथियों, अभी तक भारत ने सिर्फ एक घेराबंदी शुरू की है, जैसे हर तरह का आयात निर्यात ठप कर दिया गया है। दोनों ही देश एक दूसरे के एयर स्पेस में दाखिल नहीं होंगे, इसका ये तय हो चुका है। और अभी सिर्फ भारत ने इतना किया है कि जो पाकिस्तान के लोग या जो भारतीय नागरिक पाकिस्तान में रहते थे, उनको यह स्पष्ट कह दिया गया है कि बिना वीजा के किसी को यहां रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब जिनका वीजा एक्सपायर हुआ है वो जाएं और ये समझे कि उन्हें आगे इसके बारे में क्या करना है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत दुनिया के जितने महत्वपूर्ण देश हैं, चाहे वो एशिया में हो, यूरोप में हो, अमेरिका के देश हों, सभी से हमारे राजनयिक, हमारे विदेश मंत्री एक एक करके मिल रहे हैं और उनको सबूत के साथ ये बता रहे हैं कि कैसे पहलगाम में निहत्थे बिल्कुल मासूम पर्यटकों पर इस तरह से हमला हुआ कि उनका नरसंहार किया गया। यूनाइटेड नेशंस में भी क्लोज डोर चर्चा हुई। कोई भी देश पाकिस्तान के हक में, चाइना को छोड़कर कोई देश पाकिस्तान के हक में खड़ा होने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान ने बिल्कुल, ये पाकिस्तान को एक तरह से ये निश्चित लग रहा था कि वहां पे कोई रेजोल्यूशन आएगा, कोई प्रस्ताव आएगा और वो इस बात से बच जाएगा, वो अपने आप को आतंक का एक विक्टिम दिखा पाएगा, ऐसा उसने सोचा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां जो देश थे, चाइना को छोड़कर, चाइना ने प्रयास किया बीच बचाव का, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा सभी देशों ने, खासकर वो यूरोपीय देश जिनको पाकिस्तान अपना हमदर्द समझ रहा था, उन्होंने पाकिस्तान से बहुत ही तीखे सवाल पूछे इस बात को लेकर कि क्यों हर आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का नाम आ जाता है। ऐसी क्या बात है कि वो आतंक पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और इस घटना के संदर्भ में विशेष रूप से यह सवाल भी पूछा गया कि क्या लोगों का धर्म पूछ पूछ कर और धर्म के आधार पर चुन चुन कर उनको टारगेट किया गया, जिसका पाकिस्तान के पास कहते हैं कि अंदर बैठक में कोई जवाब नहीं था। तो पाकिस्तान घिर तो गया है, लेकिन हम वापस आते हैं कि कैसे बिना अभी तक कोई ऐसा मिलिट्री एक्शन, कोई स्ट्राइक, कोई काइनेटिक एक्शन, जिसको हमारे रक्षा विशेषज्ञ जिसे कहते हैं, आप यूं समझिए कि कोई सीधा सैन्य कार्रवाई जिसको हम मान ले, कोई काइनेटिक एक्शन के बिना ही पाकिस्तान किस तरह से बिलबिला रहा है। साथियों, चिनाब नदी पर, क्योंकि वो अद्भुत नदी है, आप में से जिनको भी मौका मिला है जम्मू कश्मीर में चिनाब के किनारे जाने का, चंद्रभागा उसका वैदिक नाम है, पौराणिक नाम है। और चंद्रभागा नदी में जो पानी का फ्लो है, जिस वेग से
उसमें पानी बहता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बहुत ही उत्तम समझा जाता है। पानी का जो वो फ्लो है, पानी का जो जोर है, उसका प्रेशर। तो अब तक हम कई सारे ऐसे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चिनाब नदी, चंद्रभागा पर बने हुए हैं, लेकिन हम उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे ऊपर ये दबाव था कि 80% पानी का फ्लो जो है वो पाकिस्तान में जाने दिया जाए चिनाब का, जैसा कि सिंधु, चिनाब और झेलम, इन तीनों के बारे में समझौता है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। और उनकी टीमें आती थी, वहां से कमीशन आता था, वो इंस्पेक्शन करता था। और जब भी हम कुछ अपना उसमें पावर जनरेशन के लिए काम शुरू करते थे, साथियों, ये जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग करते हुए मैंने खुद अपनी नजर के सामने वो डेलीगेशंस आई हैं और उसको लेकर कितना तनाव होता था, इस चीज को मैंने देखा हुआ है। तो अब हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है, हम फुल फोर्स में, क्योंकि हमने ट्रीटी को रोक लगा दी, एबेंस में रखा है, तो हम फुल फ्लो में पानी का अपना पावर जनरेशन कर सकते हैं। इसके लिए डीसिल्टिंग, यानी डैम्स में, रिजर्वॉयर्स में जो मिट्टी जमा हो जाती है पानी के साथ, जो रेत आती है, डीसिल्टिंग के बहाने भारत ने गेट बंद किए और पानी का बहाव बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर जो उनका इंडस वाटर जो कमीशन है, जो उनका संगठन है उनका, उस संस्था के मुखिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बार चिनाब नदी से जो पानी जो उनमें सिंचाई होती थी, चिनाब नदी से जुड़ा जो पूरा खेती का उनका इलाका है, वो पूरे रकबे में खरीफ की जो उनकी फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। अर्ली खरीफ, यानी जो फसल जल्दी कटती है, वो तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, और लेट खरीफ जो है, जो बाद में खरीफ की फसल कटती है, वो भी काफी हद तक उस पे वो प्रभावित हो चुकी है। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि 21% से 24% तक जो है इस समय खेतों में खरीफ के जो फसल है उसमें पानी की शॉर्टेज, पानी की कमी अभी हो चुकी है, और ये इससे बढ़ा तो पूरी तरह वहां अकाल पड़ जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। ये बात उनकी अपनी रिपोर्ट में आया है। अब इससे किसानों में कितना गुस्सा होगा साथियों, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और वो देश जो वैसे ही आधी दुनिया के कर्जे तले डूबा है, जिसके सरकार का की एकमात्र भूमिका है भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में घूमना, खुद को एक विक्टिम, एक मुफलिस के तौर पे लोगों के सामने पेश करना, और फिर कुछ पैसे मिल जाएं, 2-4 पैसे, थोड़े दिन और निकल जाएं, बस ये उनकी पूरी व्यवस्था है, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। तो उस देश में फसल बर्बाद होने का नतीजा क्या होगा, ये आप सोच सकते हैं। अब ये तो हुई पानी की बात। अभी अगर कुछ दिन और हमने डीसिल्टिंग का काम, डीसिल्टिंग की एक्सरसाइज को जारी रखा, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वो 3 नदियां जो पाकिस्तान को सिंचित करती हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब यानी चंद्रभागा, इनका उस इलाके का क्या होगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, और वो है कि हमारे देश में एक बैठक प्रधानमंत्री आवास पे होती है, तो पाकिस्तान की पूरी जो उनकी सोशल मीडिया आईएसआई चलाता है, जो सभी फर्जी हैंडल्स आईएसआई के तरफ से चलाए जाते हैं, वो कूदने लगते हैं। ऐसा लगता है कि 2-4 मिनट में युद्ध हो जाएगा। यही स्थिति है जब हमारे यहाँ मॉक ड्रिल, बुधवार के मॉक ड्रिल का जब ऐलान हुआ, तो मॉक ड्रिल को लेकर भी वो इसी तरह कूद रहे हैं। और अब तो ऐसी स्थिति है, जो कभी भारत को खत्म करने की बात करते थे और कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए हर दूसरे दिन तकरीर करते थे, हाफिज सईद, एलईटी का सरगना हाफिज सईद का बेटा कह रहा है कि मुझे अपने पिता के जीवन को लेकर बहुत चिंता हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। जबकि आप सब ने ये पढ़ा होगा कि खुद पाकिस्तान की सेना हाफिज सईद को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बार बार शिफ्ट करती जा रही है कि कहीं उसकी लोकेशन पे कोई हमला हो जाए। फिर भी हाफिज सईद का बेटा कह रहा है कि मुझे अपने पिता के जीवन की बहुत चिंता हो रही है, भारत जरूर मेरे पिता को खत्म कर देगा हमला करके। तो साथियों,
आयात निर्यात बंद करने के बाद व्यापार पाकिस्तान में वैसे ही आधे से कम रह गया है। वैसे भी उनका सामान कोई खरीदने को तैयार नहीं है। ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आतंकवाद है, टेररिज्म है। जो थोड़ा बहुत मामूली व्यापार पाकिस्तान के ट्रेडर्स करते हैं, अब उसमें भी दिक्कत आ गई है। भारत ने यह भी कह दिया है कि हमारे बंदरगाहों पर ना कोई पाकिस्तान के जहाज को वहां पे हॉल्ट का कोई परमिशन मिलेगा। पाकिस्तानी झंडा वाला कोई जहाज हमारे किसी हार्बर और पोर्ट से वो नहीं करेगा, ले ओवर नहीं करेगा, और ना हमारा कोई जहाज, ना भारत के झंडे वाला कोई जहाज पाकिस्तान के किसी भी उस तरफ से जाएगा। तो और ये इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब ये है कि भारत पाकिस्तान में व्यापार तो बंद है ही, लेकिन भारत के बंदरगाहों या भारत के रास्ते से होकर समुद्र से भी कोई तीसरे देश से भी पाकिस्तान व्यापार करना चाहे तो हम उसको अनुमति अब नहीं देंगे। तो ये हुई व्यापार की बात। व्यापारी उनके अलग बैठे क्योंकि उनका माल ठप पड़ा है, बाहर नहीं जा सकता। फ्लाइट्स उनकी घूम करके जा रही हैं। चलिए, वो तो हमने अपने लिए भी ये किया है। पानी की स्थिति सबसे विकट है क्योंकि उनके पास पानी का कोई सोर्स अपना है नहीं। और अब भारत में जो मॉक ड्रिल्स या जो तैयारियां चल रही हैं, उसको देखकर वहां जो पैनिक की स्थिति हो रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किस तरह से झूठ, कोरा झूठ पाकिस्तान की तरफ से पेश किया जा रहा है कि हमें फलाने देश का समर्थन मिल गया, फलाने का समर्थन मिल गया। जबकि आप अमेरिका में सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, आप अमेरिका के हाउस के स्पीकर का बयान देख लीजिए, आप जापान का बयान देख लीजिए, आप केयर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर का बयान देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया का बयान देख लीजिए। एकमात्र चाइना को छोड़ करके यहां तक कि ओआईसी जो इस्लामिक देशों का संगठन है, उसने भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने में से इनकार कर दिया है और कहा है कि टेररिज्म से लड़ना जरूरी है। तो क्यों पाकिस्तान अब बिलबिला रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वास्तविक बात यह है साथियों कि सालों से, दशकों से पाकिस्तान इन आतंकवादियों को भारत में भेजता रहा है, ढकेलता रहा है। ये आते हैं हमारे सुरक्षा बलों पर, हमारी सेना पर, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं, मासूमों को मारते हैं और चले जाते हैं। इनको उसका जवाब नहीं मिलता, तो इन्हें लगा था कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा और भारत में थोड़ा रोना धोना मचेगा, कुछ डॉसियर वॉसियर इधर उधर भेजे जाएंगे, दुनिया को दिखाया जाएगा और फिर भारत चुप होकर बैठ जाएगा। फिर अगले हमले तक देखा, जब अगला हमला होगा तो फिर यही सिलसिला रिपीट होगा। इस बार भारत के रवैये को, भारत के एटीट्यूड को, भारत के दृढ़ निश्चय को देखकर अब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को समझ आ रही है कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और आश्चर्य मत करिएगा अगर खुद पाकिस्तान के अंदर आज जो आवाजें उठ रही हैं, इस स्थिति में आसिम मुनीर को यह जवाब देना पड़े कि आखिर क्यों उन्होंने इस तरह का वातावरण बनाया हिंदुओं से नफरत का, जिसके चलते कहते हैं ये हमला हुआ। और आज पाकिस्तान को आसिम मुनीर ने इस स्थिति में ढकेल के रख दिया है जहां से ना उन्हें उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, ना वो अपनी आर्मी के खिलाफ बगावत कर पा रहे हैं, ना वो अब आर्मी के पहले की तरह आर्मी के बचाव में आना चाहते, क्योंकि उन्हें समझ आ रही है कि आर्मी ने ही उनको आज इस स्थिति में डाल दिया है। फिलहाल इतना ही। मॉक ड्रिल पूरी होने के बाद भारत पूरी मुस्तैदी, हर तरह से तैयार है। इस बार आतंक का जवाब दिया जाएगा और ऐसा दिया जाएगा कि उसका असर लंबे समय तक दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द इस पूरे हालात को लेकर फिर हम अड्डा पे आएंगे। हमें सब्सक्राइब करिए और अपने विचार कमेंट में हमसे साझा करिए ताकि हमें भी समझ आए
कि आप किस तरह के विषयों पर बात करना चाहते हैं और हमें लाभ मिले और हम अड्डा में आगे उन बातों को शामिल कर सकें। जय हिंद।